बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि कोई खुशखबरी आपको सुनाएं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से करें कि आप भी सुन के खुश हो जाएं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हम जब भी आते हैं तो एक ऐसी खबर होती है जो हमारे दिलों पर उतरती है, हमारे जहनों को झंझोड़ती है। और इसके साथ साथ खबर ये है कि वफाकी हुकूमत का जो कर्ज़ है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और माली साल 2025 में 13% इजाफा हुआ है। और बारहा ये कहा गया कि हम इन कर्ज़ों में, जो अभी मौजूदा हुकूमत है ये हमेशा कहती हुई नजर आई कि हम कर्ज़ों के हवाले से बड़े होशियार बाश हैं और कर्ज़ों में किसी तरीके से कमी लाएंगे, लेकिन ये कर्ज जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक जानिब टैक्सेशन है, टैक्स का दायरा कार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कर्ज में कमी आने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत कहती है कि हम अपने अखराजात में कमी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्जों में कमी नहीं आ रही। तो वो सारी की सारी सूरत हाल पे आज हम बात भी करेंगे और पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे कि कितनी मौसर पॉलिसीज बनाई गई हैं और कानून साजी की गई है इसके शफाफ इस्तेमाल के हवाले से। और फिर दूसरा एजेंडा हमारा गंदम के हवाले से है, क्योंकि गंदम की पैदावार को लेकर और एक तरफ फ्लड की सूरत हाल है, हमें एक तारीखी सुपर फ्लड का सामना है पाकिस्तान को, और इकोनॉमिक लॉसेस के हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ साथ महंगाई बढ़ने के हवाले से, क्योंकि गंदम के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसी है। और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा जाता है और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कहा जाता है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गंदम की तरसील नहीं होने दी जा रही। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे कि क्यों डिक्लाइन का शिकार है। और इसके साथ साथ एक और खबर यह है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और हुकूमत कहती है कि सनतकारों को नैब, FIA और FBR से तहफ़्फ़ुज़ देने का हमने फ़ैसला कर लिया है। पहले 37A, 37AA, 37B का मामला रहा और अब 41A और 42B के हवाले से कहा जा रहा है कि तरमीम क्यों नहीं काम किया करने दिया जाता सनतकारों को, और कैसे राब्ते, कैसे मामलात और क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब सजाद तरीन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं, और जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं और ख़ुद भी बहैसियत सनतकार हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सजाद तरीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर फरमाइएगा, मुल्की सतह की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कर्ज आन पहुँचा है और तरक्याती मनसूबों के नाम पर, बजट खसारे को पूरा करने के नाम पर, लोगों की बहाली और मैशियत की बहाली के नाम पर कर्ज लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारे काम होते हुए आपको दिखाई दिए आज तक? हर हुकूमत करती है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, कोई भी हुकूमत हो, हमारी पैदाइश से जो पहले हुकूमतें थीं वो भी और आज की हुकूमतें भी हैं, सब ये कहते हैं कि जी हम कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज से मुल्क को निकालेंगे। और दूसरी तरफ आप देखें, ये इख्तियार बेग साहब को भी पता होगा, नईम सिद्दीकी साहब भी डॉक्यूमेंट इन्होंने देखे होंगे कि ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में 500 गुना इजाफा किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500 गुना इजाफा कर दिया गया। आप मुझे बताएं, जब इतनी बड़ी तनख्वाह में आप इजाफा कर रहे हैं और आप ये कहेंगे जी हम कर्ज नहीं लेंगे, सिस्टम कैसे चलेगा? और तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स दे रहा है। और देखें, जो सरमायाकार, जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उन पर और दबाव डाला जा रहा है कि जी आप इधर से टैक्स न दें, इधर से टैक्स न दें। वो एक दफ़ा शबर जैदी साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि 40 साल तो आप लोगों को ये बताते रहे कि टैक्स चोरी कैसे करनी है, अब आप लोगों से टैक्स वसूल करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि जो FBR का महकमा है, जो मैं FBR के तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा अफसरान को ऐसे जानता हूँ जिनके लंदन, अमेरिका में जायदादें हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वही बात यह है कि FBR जो है वो अपने टारगेट्स और हदफ पूरे नहीं कर रहा, लेकिन उनके जो FBR के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाह जब से वो भर्ती हुए हैं, उनकी 20 साल, 30 साल, 40 साल नौकरी में उनकी सारी मराहत देख लें, और उनकी जो लंदन और अमेरिका में जायदादें हैं, प्रॉपर्टियाँ, वो कहाँ से बन रही हैं। और कुछ अर्से पहले तो गाड़ियों का भी मामला चल निकला, ये भी चल निकला है। अभी वो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। अभी नंगड़ियाल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं ये सीधा कर दूंगा, वो सीधा कर दूंगा। अब उनका जो फड्डा चल रहा है गवर्नमेंट से, अब मैं ऑन एयर कहना नहीं चाहता वरना फिर अगले दिन प्रोग्राम में हम भी नजर नहीं आएंगे। वो नंगड़ियाल साहब के पीछे कौन है, कौन उनसे करा रहा है, ये चीज़ें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जो सैलाब आ गया है
अच्छा, एक जुमला सिर्फ कहना, इससे मैं समझता हूँ कि शरह जो गुर्बत की शरह है उसमें 50% तक इजाफा होने का इम्कान है और 12.5 करोड़ गरीब जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ये सूरत हाल बन रही है, हुक्मरान जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सजाद तरीन साहब, फ्लड वाली सिचुएशन पे भी बात करेंगे क्योंकि सुपर फ्लड का हमें सामना है और हुकूमत कहती है कि इस सूरत हाल में भी हमें माशी तौर पर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नईम सिद्दीकी साहब, आप फरमाइएगा, जैसे सजाद तरीन साहब ने भी कहा कि तरक्याती मंसूबों के नाम पर हुकूमतें कर्ज लेने पर इतना मजबूर क्यों हैं, और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि टैक्स नेट को भी बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम ये इस्लाहात भी कर रहे हैं, वो इस्लाहात भी कर रहे हैं, लेकिन कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घटा हो? शुक्रिया एहसन। देखिए, इसकी बड़ी वाज़ह सूरत हाल है कि आपके पास जब आमदन कम होगी और अखराजात ज़्यादा होंगे तो आप कहीं ना कहीं से उसको पूरा करने के लिए या कर्जा लेंगे या इमदाद लेंगे। दो ही सूरत हाल है हमारे पास, तीसरी तो कोई सूरत हाल है नहीं है। अब पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि जून 2025 तक 77,888 अरब का कर्जा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर डेट है, ठीक है जी। और जून 2024 में ये 68,914, तो तकरीबन देखिए 10,000 अरब एक साल में आपने कर्जा लिया है। ये डोमेस्टिक डेट की बात हो रही है। और ये किस लिए लिया है कि सबसे पहले तो आप देखें कि गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो क्या है। और गवर्नमेंट के जब NFC अवार्ड के बाद जो 57% है तकरीबन वो चला जाता है आपके सूबों को। वफाक के पास डिफेंस भी है, फाइनेंस भी है, जो बिग इनिशिएटिव मंसूबे हैं वो भी हैं, और जो नए मंसूबे प्लान करने हैं वो भी वफाक का काम है। अब वफाक के पास ये पैसे इतने रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस साल आप देखें तो तकरीबन $17 ट्रिलियन की रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, और उसमें से अगर आपका जो 57% सूबों को चला जाता है तो पीछे आपके पास तकरीबन 9,000 अरब के करीब रह जाता है। अब उसमें से आपने तो 8,000 अरब से ज़्यादा तो आपने कर्ज़ों का सूद देने की मद में रखा हुआ है या वो देना पड़ता है। तो बेसिकली ये हालात इस किस्म के हैं कि जो हुकूमत के कंट्रोल में है ही नहीं। उसका तरीका ये है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, आप फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोकल आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप टैक्सेशन को कैसे ब्रॉड कर सकते हैं, आप हर उस चीज़ को कैसे टैक्स नेट में ला सकते हैं जो कि टैक्स देने का मजाज है। जबकि आपने अभी बात हो रही थी कि गाड़ी रजिस्टर करानी है, और जो आदमी जो टैक्स नेट में है उससे आप कहते हैं कि वो जो है 3 लाख दे दे, और जो टैक्स नेट में नहीं आप उससे 10 लाख लेके उसको बरी कर देते हैं। आप कहते हैं कि जाएं आप मजे करें, आपको कोई मसला नहीं है, आप पैसे दे दें। अच्छा, नईम साहब, इस पे मैं आपका भी पॉइंट मजीद बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 3 लाख और फिर 10 लाख वाले को आप कहते हैं कि जाएं छुट्टी करें और मजे हो गए। बेग साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपकी जानिब आता हूं। बेग साहब, फरमाइएगा कि मुआशी इस्लाहात पर, क्योंकि मुल्की कर्जों के हवाले से बात हो रही है कि वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मुआशी इस्लाहात पर कितना काम हो रहा है और हुकूमत कितना काम कर रही है कि जिससे कर्जों पर कम इन्हिसार किया जा सके, और इसके साथ साथ शफाफ इस्तेमाल पर आज हमारे पास क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी अगर आप है तो वो उस हवाले से बताइएगा। लेकिन कर्जों में इजाफा या कमी का पूरा दारोमदार आपके इनकम और एक्सपेंडिचर्स पे होता है। आपकी इनकम अगर बढ़ेगी या आपके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आप फिर कर्जे की जरूरत नहीं होगी आपको। लेकिन हमारे यहाँ थ्रू आउट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में यही रहा है कि एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, और बावजूद ऐलानात के, बावजूद कोशिशों के, एक्सपेंडिचर्स आपके कम नहीं हुए हुकूमत चलाने के अखराजात जिसको कहते हैं। और इनकम बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ कर दिया। मैं इस बजट में 11 मीटिंग के चेयरमैन FBR और उनके मेंबर कस्टम, मेंबर सेल टैक्स और मेंबर ऑपरेशन इनलैंड रेवेन्यू के साथ 12 बजे तक रात को की जी। उन्होंने कहीं पे टैक्स लेने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। एक चूजा जो पैदा होता है पोल्ट्री में, वो भी उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर भी टैक्स उन्होंने टैक्स लगा दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी। फिर उन्होंने बातें शुरू करी पावर टू अरेस्ट
फिर सोलर पैनल जिस पे आप चाहते हैं लोग सरमायाकारी करके ग्रीन और साफ बिजली हासिल करें, सस्ती बिजली हासिल करें, बिजली के बिलों का जो बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इस तरह से उनको एक आसानी हो रही थी। उसके ऊपर भी पैनल पे सेल टैक्स लगा दिया गया 18%, जो बाद में बिलावल साहब के कहने पे और हमने कहा था कि हम नहीं वोट देंगे, उसे कम करके 10% कराया। पावर टू अरेस्ट में फिर ये आर्मी चीफ तक बिजनेसमैन गए जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये देखें, ये हथकड़ियां लगाने वाली बात होगी तो हड़ताल होगी। और उन्होंने बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दुबाना तरीके से उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया और काफी सारे कैप्स रखे कि उससे पहले वो पकड़ नहीं सकते किसी बिजनेसमैन को। तो हमने उन्हें कहीं पे रोका नहीं है। एक आईएमएफ का उन्होंने एम्बेट लिया, यानी सहारा लिया, वो भी हर चीज वो करवाते गए कि भाई आईएमएफ से एग्रीमेंट साइन हो गया है, आईएमएफ से हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे इत्तेफाक किया है, आईएमएफ मानेगी नहीं आए, और इंडस्ट्री को और बढ़े। आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारी सनत का मुल्की मैशत में हिस्सा 21% है, और टैक्स वो जो सनत से लिया जाता है वो 60% से ज्यादा है, 62%। वो भाई अगर आपके सनत में, सनत का एग्रीकल्चर में, सनत का मुल्की मैशत में हिस्सा 22% है, तो आपका टैक्स 25% ले ले, 30 ले ले, 40 ले ले, 62% तो और बर्डन कर दिया ना आपने सनत को। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जोर, जो रेग्रेसिव स्कीम है आप एट सोर्स पे लगा लेते हैं। जैसे वो क्रेडिट जो सिम खरीदने गया तो उसको क्रेडिट कम दे दिया जी, 20 रुपए का उन्होंने टैक्स काट। ये एट सोर्स दुनिया में खत्म हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि हम 14% टैक्स टू जीडीपी रेशो लेके जाएंगे, और उन्होंने बढ़ाना शुरू करा। इस बार 10 के करीब पहुंच गया है, वो 8 से हम लेके गए, वो भी बर्डन पड़ा। लास्ट ईयर वजीर खजाना ने मुझे खुद ये कहा था, यार बेग साहब मुझे बड़ा अफसोस है कि सैलरी क्लास ओवर बर्डन हो गया, इस बार ज्यादा टैक्स उनसे चार्ज हुआ जा रहा है। और इस बार उन्होंने कुछ स्लैब वगैरह में आके पीछे करके थोड़ी बहुत कमी की है। कहने का मेरा मकसद ये है कि कोई दरवाजा ऐसा नहीं बचा जहां पे दाखिल होकर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया इस बजट में, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने उनके साथ बैठ के बजट अप्रूव किया है, पूरा 1000 पेज का डॉक्यूमेंट। तो हम एक एक चीज उंगलियों पे हमारी, लेकिन हमने उन्हें फिर भी अकोमोडेट किया। आईएमएफ से साइन किए वाले एग्रीमेंट की भी लाज रखी कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे ना बजट टारगेट पूरे हुए और ना वो अखराजात जो हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई 18 मिनिस्ट्रीज रेवोल्यूशन में थी, 18 मिनिस्ट्री सूबों को मुंतकिल हुई है, वो तो बंद तो करो। 18 मिनिस्ट्री के अखराजात कम होंगे, नहीं हुई, वो अपनी जगह है। तो ये बड़ा मुतजाद, ये बड़ा मुतजाद अप्रोच है। आपको हकीकी मानों में एक्सपेंडिचर्स कम करने होंगे, वजारतें भी कम करें, और दूसरे अनप्रोडक्टिव 1000 गाड़ियां मंगा लेते हैं। 1000 गाड़ियां, कौन से मुल्क में किसी एक डिपार्टमेंट के लिए गाड़ियां जाती हैं? और फिर कहा यह जाता है कि 1000 गाड़ियां जो हैं ये मोबिलिटी के लिए हैं, मेरे ऑफिसर जा सकेंगे, मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इसने वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजल, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर हो गई, वजीर आजम साहब ने उनको दिया। कहने का मेरा मकसद ये है, लेकिन उसके बावजूद नतीजा तो मिले। रेवेन्यू टारगेट भी नहीं हुए, इनकम भी नहीं बढ़ रही, अखराजात भी कम नहीं हो रहे। बेग साहब ये तमाम की तमाम आप बातें सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल कहा कि रेवेन्यू के हवाले से भी हमें मसाइल का शिकार हैं, टैक्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दरवाज़ा टैक्स के लिए उन्होंने खोला है, और टैक्स जो है वो गरीब तबका और गरीब आवाम ही दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये कर्ज भी आवाम ने ही फिर देना है। ये रिकॉर्ड इससे बड़ा कभी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ है बिल्कुल। अब 13% इंक्रीज है ये। आपने वायदा किया था टैक्स टू जीडीपी, एक लॉ है हमारा फिस्कल
डेट लिमिटेशन एक्ट, उर्दू में कहते हैं उसको, कर्जों की ज्यादा से ज्यादा हद जी, और वो ये थी कि जीडीपी में 50% से ज्यादा नहीं होगा। सही। आपका 70 तक पहुंच गया था। अब बेग साहब मजीद इसी के हवाले से बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आते हैं और मईशत के हवाले से और कर्जों के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माशी सूरत हाल, मुल्की कर्जे अपने अरूज पर और दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम नहीं हो रहे बल्कि वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं साथ साथ, हालांकि जिन्हें कम करने का दावा किया जाता है। बेग साहब इस हवाले से पहले भी ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि उन्होंने बारहा कोशिशें की हैं और हुकूमती फोरम से भी जाके इस हवाले से आवाज़ उठाई है। जनाब नईम सिद्दीकी साहब, सर फरमाइएगा, टैक्सेशन के हवाले से भी बात हो रही थी और आपने भी टैक्स के हवाले से बात की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से भी बात की, तो टैक्सेशन में क्या क्या हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और एफबीआर का इसमें रोल क्या है? जिस तरीके से हम देखते हैं एफबीआर के हवाले से, अभी जैसा हुकूमत ने भी कह दिया सनतकारों को नैब और एफबीआर से तहफ़्फ़ुज़ देने की भी उन्होंने बात कर दी है, तो आप किस तरह से सारी सूरत को देखते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि दो किस्म के टैक्सेस हैं जो आमतौर पे जो मोटे मोटे देखे जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन का कानून ये है कि जिस आदमी पे जितना टैक्स बनता है वो इतना टैक्स अदा करे, यानी कि उसकी जितनी आमदन है वो उसकी आमदन के हिसाब से टैक्स दे दे। इस वक्त जैसे 6 लाख तक की आमदनी वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता और 6 लाख से ऊपर जिसकी आमदन है वो उसी हिसाब से प्रो रेटा जहाँ तक बढ़ती जाती है वो टैक्स देता है, और उसकी जो अपर लिमिट है वो 40% से भी ऊपर चली जाती है, उसके बाद सुपर टैक्स भी आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि जो आप, मैं, ये कैमरामैन, मजदूर वो दे रहा है, कोई अपनी सिम पर दे रहा है, टेलीफोन पे दे रहा है, बिजली के बिल पे दे रहा है, गैस के बिल पे दे रहा है, पेट्रोल डलवा रहा दे रहा है, ये तकरीबन 70% हमारा जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आ जाता है। अब जो महकमा है जिसके ऊपर पिछले कई दहाइयों से बात हो रही और वो महकमा भी टच से मस नहीं होता और हुकूमत की भी कोई पॉलिसीज ऐसी नहीं आती कि जिससे महकमे के लिए भी वो आसानी पैदा करें, करप्शन को दूर करें, सिस्टमाइजेशन करें, डिजिटलाइजेशन करें और हर एक को उसके जो जिस उस पर टैक्स बनता है उसके लिए एक निज़ाम वादिया करें कि हाँ भी टैक्सेस ऐसे होंगे। अब ये जो करप्शन का दरवाज़ा है ये बंद करने को किसी का दिल ही नहीं करता। अच्छा, जब तक ये करप्शन का दरवाज़ा बंद करने की विल नहीं होगी और हुकूमत इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगी और ऐसा निज़ाम नहीं बनाएगी जिससे कि हुकूमत को रेवेन्यू इकट्ठा हो। अब देखिए, जो टैक्स है ना ये बेसिकली गवर्नमेंट इसको कंसिडर करती है कि ये हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू है। हुकूमत को फैसला ये करना है कि वो टैक्स लेना चाहते हैं, ये इकोनॉमी बेहतर करना चाहती है। देखिए, टैक्स जो है वो डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी बेहतर होगी, चलेगी, खुद ब खुद टैक्स आना शुरू हो जाएगा। अब वो पहले मुर्गी ज़िबा कर दें तो आपको आगे से जो है वो टैक्स फिर कैसे आएगा? हुकूमत को ये चाहिए कि वो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ही दफा वो सारे हाँ, सोने एक के ही अंडे दफा ले लो। बाहर अब लोग डरते हैं। अब देखिए ना, किसी ने गाड़ी रजिस्टर करानी है तो उसको पता चलती है मेरे पे तो वो टैक्स है, किसी ने को कारोबार करना है तो उसे मेरे पे तो वो टैक्स है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स की लिमिट इतनी ऊपर रखी हुई है। मैं देखते ऐसे विवेक साहब भी कह रहे थे, मैं भी ये अक्सर कहता हूँ कि सैलरी क्लास जो तबका है वो सबसे पिछड़ा है इस वक्त ज़्यादा, उसमें टैक्सों का इतना बोझ है कि बाद ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं कि वो आधी तनख्वाह जो है वो टैक्स की मद में देके आधी तनख्वाह घर लेके जाते हैं। तो ये निज़ाम को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, आप डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, आप ये जो आपने पीओएस लगाने शुरू किए हैं, चले आप पीओएस लगाना सबके ऊपर। अच्छा, डिजिटलाइजेशन पे मैं आपका पॉइंट लेता हूँ बेग साहब से भी इस हवाले से, मैं क्योंकि बेग साहब मौजूद है हमारे साथ। बेग साहब फरमाइएगा सनतकारों के हवाले से भी, क्योंकि आप भी सनतकार हैं और हुकूमत ने सनतकारों को नैब, एफआईए और एफबीआर से तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। सर इस हवाले से पहले 37A और 37AA, 37B और अब 41A और 42B के हवाले से और तरमीम के हवाले से बात करें कि कितना सूदमंद देखते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो किसी को काम करने दिया ही नहीं जाता, और जिस तरीके से एफबीआर सनतकारों के साथ और पीछे, और ये सारे के सारे मामलात आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है सर? मैं इसका बड़ा अमली जवाब दूंगा। ये बिल्कुल कहा गया है और शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब ने एश्योरेंस दिया कि नैब को, एफआईए को और एफबीआर को से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा बिजनेसमैनों को।
लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। एक तो मैंने आपको बतलाया कि वो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया है शुगर मिलों में, पोल्ट्री में, टोबैको में, उसमें पावर ली गई है कि अदर देन एफबीआर ऑफिशियल भी वहां लगाए जा सके। अदर देन एफबीआर आते हैं रेंजर्स, पुलिस, अदर देन एफबीआर आते हैं आईबी वाला के भी, कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव हो तो आप उस तरह तक भी जा सकते हैं। तो ये तो रेगुलेशन इज मोर रेगुलेटेड ईच डे। तो ये तो वो नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिजनेसमैनों को यकीन दिलाया था। तो जब तक डबल स्टैंडर्ड नहीं खत्म होंगे, इफ यू रियली वांट टू रिस्पेक्ट बिजनेसमैन, इफ यू रियली वांट टू गिव देम रिलीफ, फैसिलिटेट देम। हम ये नहीं कह रहे कि उनको मराते दे, लेकिन उनके लिए आसानियां पैदा करें। तो उसके लिए आपको अप्रोच बदलनी होगी, क्योंकि आपने उन्हीं से टैक्सेस लेना है। अभी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारे तकरीबन 10% हो गया, 14% पे लेके जा रहे हैं। हमारा ये जो पिछले साल 40% ग्रोथ मांगी थी रेवेन्यू में, वो भाई 40% कितनी होती है? यानी जो रेवेन्यू पहले थे उसमें 40% इजाफा। तो ये सब बिजनेस कम्युनिटी ही दे रही है ना। आपकी इंडस्ट्री जो है वो 20-21% इकोनॉमी में आप पे रही, 62% टैक्स दे रही है। फिर आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा के 60% कर दिया, और डायरेक्ट टैक्सेस 40% रह गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको कुछ करना थोड़ी, एट सोर्स लग जाता है, इंपोर्ट आई वहां से कट कर, आपने 100 रुपए का क्रेडिट लिया, उसमें 30 रुपए काट लिया। ये रेग्रेसिव स्कीम्स है, ये रिफॉर्म्स होनी है इनकी। और हमने अभी एक ऑफिस नया बनाया है जिसमें हम बजट से पहले ये मेजर इश्यूज के ऊपर पूरे साल डेलिब्रेशन करके, माइंड चेंज करा के उनको उसके करीब लाएंगे, ताकि बजट में हम उन चीजों को पास करवा सकें। उस पे कन्विंस और गट कन्विंस बुनियाद पे बहस हो चुकी हो। लेकिन ये जो आपने अभी कहा, अच्छी भी चीजें हैं। रेमिटेंस हमारी इस महीने में अगस्त की 3.1 बिलियन हुई थी, 7% इंक्रीज है। पिछले साल जो ये माली साल खत्म हुआ है, 38.4 बिलियन की रेमिटेंसेस हुई थी, जो रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस आपको मिला है। और 2 बिलियन का, जो कभी 6-7 साल में मुझे नहीं याद पड़ता खसारा होता था, डेफिसिट होता था करंट अकाउंट का। तो इन चीजें भी अच्छी हैं और इसको हमें अप्रिशिएट। इस वक्त जो मुझे फिक्र है, तशवीश है, वो ये है कि क्रॉप 28% धुल गई। क्रॉप में वीट धुला है, अच्छा बेग साहब से शायद कोई राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से राब्ता बहाल करते हैं। नईम सिद्दीकी साहब, आप इस हवाले से फरमा रहे थे, टैक्सेशन के हवाले से, क्यों एफबीआर के रोल को हम देखते हैं तो वो इतना मनफी है कि हर कोई उस पर तनकीद करता है और उसमें बेहतरी नहीं आता? देखिए सर, एक तो टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है, दूसरा टैक्स की असेसमेंट ठीक नहीं होती जी। बस एक तो यह है कि चले कि आपकी शरह ज़्यादा है तो आप असेसमेंट सही करें। वो आप जो है ना, वो बिजनेसमैन पे इत्मीनान ही नहीं करते। आप कंसिडर करते हैं कि ये जो असेसमेंट इन्होंने दी है या जो इन्होंने रिटर्नें दी हैं ये गलत हैं, हम इनको मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि आपने 1 लाख सेल जो शो की है, हम इसको 10 लाख करते हैं, हम इसको 20 लाख करते हैं। आप पे टैक्स 10,000 बनते हैं, हम इसके ऊपर लाख लगाते हैं। जैसे अभी तरीन साहब भी बता रहे थे कि वो गाड़ी लेने गए और उनको जो टैक्स सुनना पड़ा तो उन्होंने कहा जी यहीं से वापसी का रास्ता हम इख्तियार करते हैं। मसला कुछ भी नहीं है। देखिए तरीन साहब ऐसे ही है ना, 37A की बात की आपने, ये बात ये है कि क्यों इस मुल्क से बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है? इसलिए कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको प्रॉब्लम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी डाउन जा रही है। अच्छा, नहीं साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं, इसी पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कर्ज़ों में इजाफा हो चला है और गंदम बहरान भी सर पर है और सुपर फ्लड भी मुल्क के हर तरफ मौजूद है और इसी पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सजादरीन साहब फरमाइएगा, एक तरफ कर्ज जो हैं वो बढ़ चुके हैं और दूसरी जानिब हुकूमती खर्चे जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और हमने पूरे प्रोग्राम में इसी हवाले से बात की है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो सुपर फ्लड का सामना भी है, गंदम बहरान का सामना जो है वो सर उठाने वाला है और महंगाई। इस सारी सूरत हाल में जो हमेशा हम बात करते हैं अवाम कहाँ जाएगी और हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नज़र आती है आपको, या फिर वही महंगाई है और मारी अवाम है? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी नहीं है कि जो नीचे वाला तबका है उसको कैसे ऊपर किया जाए। देखिए, हमारे पड़ोस में जब डॉक्टर मनमोहन आए तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में, नईम सिद्दीकी साहब मतलब इस पर नज़र रखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला। ये डॉक्टर मनमोहन की पॉलिसियाँ थीं जो आज मतलब इतने वो नारे लगा रहे हैं कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है? हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई वज़ीर ख़ज़ाना हमारे पास अपना नहीं होता, आप पिछले कई साल से देख लें, वो सिवाय शौकत तरीन साहब जो थे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। हफीज़ शेख कहाँ गए? वो एक शौकत अज़ीज़ साहब थे, वो कहाँ गए? हफीज़ शेख साहब कहाँ गए? इसी तरह और बेशुमार लोग थे, वो IMF के आते हैं, उनका प्रोग्राम लेके आते हैं, उनकी पॉलिसियाँ यहाँ नाफिज करते हैं और जैसे ही उस हुकूमत का टाइम ख़त्म होता है अपना बैग उठाते हैं, वो चले जाते हैं। नहीं, अभी वाले वज़ीर ख़जाना को तवील अरसा हो चुका है ना। जब ये हुकूमत ख़त्म होगी अच्छा, तो फिर पता चलेगा ना फिर ये कहाँ जाएंगे। अच्छा। फिर जब हुकूमत इसको, आपको याद होगा हफीज़ शेख साहब से एक दफ़ा एक रिपोर्टर ने कहा कि आपको पता है जी टमाटर क्या भाव है? बाहर में मार्केट में 150 रुपये किलो थे तो उन्होंने कहा 17 रुपये किलो हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था, वो ख़रीदते ही नहीं है। जब आप मार्केट में खुद जाएंगे तो आपको चीज़ों का पता होगा ना। जब आप मार्केट में जाएंगे नहीं, आपको क्या पता होगा महंगाई क्या है। हुकूमत के पास कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी नहीं है। अभी ब्रेक में बात हो रही थी नईम सिद्दीकी साहब से, जो तबकाती फ़र्क है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत बढ़ गया है। मतलब वो 60s की बात कर रहे थे कि वहाँ उस ज़माने में बहुत कम लोग थे जिनके पास गाड़ियाँ थीं, या बहुत कम लोग थे जिनके पास इतनी ज़्यादा दौलत थी। अब जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पैसे वाले कम हैं, लेकिन उनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ जो ब्लैक इकानमी है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए एक लम्हे के लिए, कि बिल्कुल एक मतलब उस पर ही ऐलान कर दिया जाए, तो हमारी असल इकानमी गिर जाएगी। ये हमारी असल इकानमी को उस ब्लैक इकानमी ने सहारा दिया हुआ है। पाकिस्तान में मैंने जैसे शुरू में ये कहा कि अब जो सूरत हाल बनी है इस सैलाब की वजह से, तो गुर्बत की शरह में 50% इजाफे का इम्कान है और तकरीबन 12.5 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसके लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है? हुकूमत, देखें, आपने अखराजात की बात की, ये इतनी ज़्यादा जो वजारतें हैं, ये हम जैसे गरीब मुल्कों में इनकी क्या ज़रूरत है? 18वीं तरमीम के तहत सारे अख्तियारात और सारे महकमे तो सूबों में चले गए हैं। फिर यहाँ इतनी बड़ी आपने वजारतें बनाई हुई हैं, एक एक वजीर के साथ 4-4 गाड़ी हैं, उनके घर हैं, उनके अखराजात हैं, ये कैसे इस पे कट लगेगा? तो कुछ काम तरीन होगा। साहब, आप सिर्फ वजारतों की बात कर रहे हैं, उन वजारतों के साथ मुशीर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जी, मुशीर और वजीर जो हैं ये इतनी बड़ी तादाद जो कि वजीरों के हम पल्ला तनख्वाह और मराहत ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, नौकर ले रहे हैं। तो ये मुझे बताएं, फिर वो जो करप्शन की दास्तानें आ रही हैं वो कम है। अब देखें, वफाकी वजीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये कहा ना कि जी स्पीकर ने क्यों अपनी तनख्वाह में इतना इजाफा किया है, लेकिन कोई उनसे तो पूछे स्पीकर साहब से कि बाबा इतना आपने अपनी तनख्वाह में इजाफा कर दिया 500 गुना, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500 गुना, क्या इन लोगों को गुर्बत नज़र नहीं आती? आप मुझे बताएं कि एक तरफ आप चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाह में 500 गुना इजाफा करें, उसी में जो ड्राइवर है बेचारा उसकी तनख्वाह में आप कट लगा रहे हैं। आप ये बताएं, अब पंजाब में आप एक नया आर्डर जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पंजाब में 1 अक्टूबर से तमाम जो स्कूल हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब आउटसोर्स हो जाएंगे, वो प्राइवेट मालकान जब आ जाएंगे, वो अपनी मर्जी की फीस लेंगे, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? अभी ब्रेक में नईम सिद्दीकी साहब को मैं ये बता रहा था तो उन्होंने कहा भाई गरीब आदमी कहेगा फीस नहीं हम दे सकते, बच्चे घर बिठा लेंगे। तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? फिर ये कहते हैं जी यहाँ इनकलाब ना आए और यहाँ कुछ ना आए, इसको उठा लो, ये बात करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। भाई पूरी कौम का सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे? जो आपकी पॉलिसी हैं, आप अपनी पॉलिसियों पर क्यों नहीं गौर करते? कोई क्यों नहीं सोचता कोई आदमी कि ये, आप यकीन करें, मैं पैदा हुआ
तो मैं ये सैलाब की दास्तानें सुन रहा हूँ। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो वही सुन रहा हूँ कि जी सैलाब आ गया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, कोई हाल नहीं है, कोई डैम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जो भी आता है बस टाइम गुजार के चला जाता है, टाइम गुजारता है। और ये जो मैं ये तो कार्ल मार्क्स ने ये बात कही है, मतलब कार्ल मार्क्स की बात तो सनद है, उसने कहा जब आफतें आती हैं तो अमीर लोगों की दौलत में इजाफा होता है, गरीब तो बेचारा और मर जाता है, अमीर जो है वो नए नए रास्ते निकालते हैं दौलत बनाने के। पाकिस्तान में यही होता है, जब सैलाब आता है आप देख लें करप्शन, लूट मार की कैसी कैसी दास्तानें आती हैं सामने। सही नईम साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त मुख्तसर रह गया है, सर ये बता दीजिए कि गरीब के लिए कोई आप देख रहे हैं कि कोई आसानी होगी या फिर यही जो बात कही है? जी अभी जो सैलाब आया इसी से मेरा ख्याल है कि आपको 50 से 70 बिलियन डॉलर के लॉस का खतरा है और आपकी जीडीपी में अच्छा बड़ा डेंट पड़ने का इससे अंदेशा है। और जब इस किस्म के हालात होंगे तो आप कर्जे लेने का भी, इससे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपका फिस्कल जो डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा और बाकी आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। तो अभी तो मैं नहीं समझता कि जब तक कोई प्रॉपर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी और उससे भी बढ़ के आप खर्चों पे कैसे, हम तो नहीं एडवाइस कर सकते खर्चे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खर्चे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे और सबको बराबर टैक्सेशन में नहीं लाएंगे उस वक्त सही माजरत के साथ सर, माजरत के साथ मेरे पास वक्त जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका और सजाद तरीन साहब आपका भी, और बेग साहब भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।